इसराइल इस वक्त चौतरफा घिर चुका है। एक ओर हमास है तो दूसरी तरफ हूती ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप लगातार मिलकर इसराइल के शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं, कभी तेल अवीव में तो कभी हाइफा शहर में। यानी इसराइल के शहर लगातार इन दोनों ग्रुपों के निशाने पर हैं। लेकिन इसका बदला लेने के लिए अब इसराइल ने अपनी तरफ से एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें खुद ही वो फंस गया। किस्मत को क्या कहें, गाजा पर बमबारी करने निकले इसराइली लड़ाकू विमानों ने अपने इलाकों में जबरदस्त बमबारी कर दी। इसे ऐसे कह सकते हैं, खुद से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। गाजा के लिए खोदे हुए गड्ढे में खुद नेतन्याहू की सेना गिर गई। दरअसल इसराइली वायुसेना के एक लड़ाकू विमान ने मंगलवार देर रात को उड़ान भरी थी गाजा पर बमबारी करने के लिए, ताकि रात में गाजा पर वो बमबारी करके वापस लौट आए। लेकिन गलती से अपने ही इलाके में जबरदस्त बमबारी कर दी। इस बमबारी से इलाके में हड़कंप मच गया। इसराइली लड़ाकू विमानों ने जिस जगह पर बमबारी की उससे थोड़ी ही दूर पर घनी मानव बस्तियां हैं, यानी वहां पर इसराइल के लोग रहते हैं। गनीमत रही कि इस बम के चपेट में कोई नागरिक नहीं आया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने इसे तकनीकी खराबी बताया और कहा कि मामले की हम जांच कर रहे हैं। बता दें कि यह विमान गाजा पट्टी के अपने सैन्य मिशन के लिए निकला हुआ था, लेकिन सीमा से सटे हुए अपने ही इलाकों में बमबारी के बाद विमान वापस लौट आया और सीना चौड़ा करते हुए इसराइल फोर्सेस के जवानों ने सोचा कि उन्होंने गाजा को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब सुबह खबर आई तो उन्हें पता चला कि उन्होंने जहां पर बमबारी की वो तो उन्हीं का घर था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम दक्षिणी गाजा से सटे नीर निजाक किबुत्ज के पास जाकर गिरा था, जो गाजा की सीमा से करीब 2 मील की दूरी पर स्थित है। इस्राएली सेना ने एक बयान में कहा, थोड़ी देर पहले एक आईडीएफ लड़ाकू विमान से गोला बारूद गिरा जो गाजा पट्टी में एक मिशन के लिए जा रहा था। तकनीकी खराबी के कारण गोला बारूद नीर निजाक के पास एक खुले क्षेत्र में गिरा। हालांकि इस्राएली आर्मी की ओर से यह नहीं बताया गया कि यह किस प्रकार का बम था। आईडीएफ ने कहा कि बम गिरने के परिणाम स्वरूप कोई हताहत नहीं हुआ है और घटना की अब जांच की जा रही है। इस्राएली केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट की माने तो नीर निजाक इलाके की जनसंख्या करीब 550 लोगों के आसपास की है। यह उन गांवों में से एक था जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले में चपेट में आया था। यानी इसराइल और हमास के बीच सालों से चल रही जंग की शुरुआत इसी हमले के बाद हुई। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस्राएली सेना की ओर से यह पहली बार कोई गलती नहीं की है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही बमबारी कर चुकी है। पिछले साल मई में एक इस्राएली लड़ाकू विमान ने गलती से यतेत के समुदाय पर एक बम गिरा दिया, जो नीर निजाक का पड़ोसी है। हालांकि बमबारी में विस्फोट नहीं हुआ और इसे इस्राएली सेना ने समय रहते ही डिफ्यूज कर दिया था। ऐसे में सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा के लिए गड्ढा तो खोदा, लेकिन खुद उस गड्ढे में जा गिरे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बातचीत चल रही है। ओमान में एक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जबकि दूसरे दौर की वार्ता 19 अप्रैल को इटली के रोम में होने वाली है। लेकिन जिस तरह से पहले दौर की बैठक हुई, उससे माना जा रहा है कि बैठक दोनों ही देशों के लिए पॉजिटिव रही। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया जिससे कहीं न कहीं दूसरे दौर की बैठक में दोनों देशों के बीच गर्मागर्मी हो सकती है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बुधवार को एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके देश के जरिए परमाणु प्रोग्राम के तहत यूरेनियम को समृद्ध करना बिल्कुल तय है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए यूरेनियम का इस्तेमाल करना जारी रखेगा, चाहे अमेरिका कुछ भी कहे। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान उस वक्त आया है जब अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने ईरान से यूरेनियम तैयार करने पर रोक की मांग की थी। अब्बास अरागची ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा, ईरान इनरिचमेंट एक सच्चाई है, कबूल करने वाला मामला है। हम संभावित चिंताओं के जवाब में विश्वास बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनरिचमेंट का मुद्दा नॉन नेगोशिएबल है।
ये बयान ऐसे समय में आया है जब अरागची और विटकॉफ शनिवार को एक बार फिर से मिलने वाले हैं। दरअसल ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ ज्यादा दबाव की नीति के तहत कई तरह की रोक फिर से लागू कर दी है। मार्च के महीने में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई से बात करने की गुजारिश की थी और कहा था कि इसे ना मानने पर मिलिट्री एक्शन होगा। इसके बाद शनिवार को मीटिंग भी हुई थी जिसे दोनों मुल्कों ने रचनात्मक करार दिया था, जबकि मंगलवार को विटकॉफ ने कहा था कि ईरान को यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक देना चाहिए, ये न्यूक्लियर डील का हिस्सा है। उन्होंने पहले केवल ये मांग की थी कि ईरान और प्रमुख शक्तियों के बीच 2015 के समझौते के जरिए निर्धारित 3.67 लिमिट का पालन करे। तो वहीं अब अरागची ने शनिवार की वार्ता से पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से सामने आए इस रुख की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम बातचीत के सेशन के दौरान अमेरिकियों की वास्तविक राय का पता लगाएंगे। ईरान के टॉप डिप्लोमेट ने कहा है कि उन्हें संभावित समझौते की रूपरेखा पर बातचीत शुरू करने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अमेरिका की ओर से रचनात्मक रुख की जरूरत है। फिलहाल ईरान की दो टुक पर अमेरिका अपनी क्या बात शनिवार को ईरान के सामने रखता है, अब ये भी एक देखने वाली बात होगी। یکی از من این نکته رو میخوام بگم، یکی از 10 کار ईरान और अमेरिका के बीच ओमान के मस्कट में न्यूक्लियर हथियारों के तनाज़े को लेकर बातचीत का पहला दौर पॉजिटिव रहा है। अब दूसरे दौर की बातचीत 19 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने मंगलवार को ईरानी हुकूमत के आला अफसरान के साथ बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें अमेरिका के साथ बातचीत को लेकर ईरान के रहबरे मुअज्जम ने कई इशारे दिए हैं। साथ ही इसराइल को भी आड़े हाथों लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने आला अफसरान को साफ कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच मस्कट में इनडायरेक्ट बातचीत सिर्फ ईरान के विदेश विभाग या वजारत खारजा का मुद्दा है। इसका ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट और दीगर मामलों से कोई लेना देना नहीं है। खामेनेई ने अपना मौक़िफ़ साफ किया है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर आपत्ति मामले पर इनडायरेक्ट बातचीत को लेकर ना तो वो बहुत ज़्यादा जोश में हैं और ना ही निराश या मायूस हैं। इसके नतीजे क्या होंगे, इस बात को लेकर उन्हें कोई ख़ास परवाह नहीं है। लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर ने इतना ज़रूर कहा कि सैंक्शंस को हटाना भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उन्हें बेअसर करना हमारे कंट्रोल में है और ईरान अपनी मेहनत और सलाहियत से कई बरसों से ऐसा करता चला आ रहा है। उसके पास भरपूर क्षमताएं हैं। गौरतलब है कि 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही ईरान अमेरिकी और पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंध झेल रहा है। बावजूद इसके उसने अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल में रखा और तो और वो अपना तेल भी अपनी हिमायती मुल्कों को बेच देता है। खामेनेई ने एक्स पर लिखा कि ईरान आगे बढ़ता रहेगा। रूस, चीन और भारत जैसे मुल्क हमारे साथ कारोबार करते हैं, इसलिए हमने अपने आप को प्रतिबंध की मार से अभेद्य बना दिया है। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान अमेरिका बातचीत में ईरान को अपनी रेड लाइन मालूम है और अपने मुल्क के मफाद में वो कभी भी रेड लाइन पार नहीं करेगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि रेड लाइन का जिक्र कर खामेनेई ने इशारों में ही सही ये बता दिया कि ईरान अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं और अपने मुल्क की दिफा और वकार पर कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने अफसरान से साफ कहा है कि बातचीत जारी रखें। अभी तक की बातचीत से वो मुतमईन हैं, संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री और सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी अब्बास अरागची और प्रेसिडेंट ट्रंप के मिडिल ईस्ट में ख़ास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बीच ओमान की मध्यस्थता में बात हो रही है। इसमें फ़िलहाल ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर अमेरिकी और पश्चिमी देशों की आपत्ति को लेकर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका ने भी पहले दौर की बातचीत को पॉजिटिव बताया है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार मानते हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई का बातचीत को लेकर सतर्क रहना और अपने देश को हर हालात के लिए सक्षम या मजबूत बताना ये साबित करता है कि ईरान भी इस बातचीत को लेकर गंभीर है, लेकिन वो जो भी करेगा अपनी शर्तों पर करेगा। ईरान पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से परमाणु कार्यक्रम या जोहरी प्रोग्राम को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांति और ऊर्जा के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। यही वजह है कि बातचीत के जरिए दोनों पक्षों के बीच समझौता करने की कोशिश की जा रही है।